हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं कोलबर्ग की थ्योरी। ठीक है, कल हमने क्या करी थी? वाइगॉट्स्की की थ्योरी करी थी। तो आज हम करने वाले हैं कौन सी थ्योरी? कोलबर्ग की थ्योरी, जिसे हम हिंदी में क्या बोला जाता है? कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, और इंग्लिश में से मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बोली जाती है। तो जनरली कोलबर्ग के लिए कहा जाता है, उन्होंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया। जो जीन पियाजे का नैतिकता का सिद्धांत था उसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, उन्होंने 4 स्टेजेस दिखाई थी, तो इन्होंने अपनी 6 स्टेजेस दिखा के उसको पूरा कर दिया, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, तो उन्होंने क्या किया था? कोलबर्ग ने अपने उस थ्योरी में सबसे पहली चीज क्या लाके रखी थी उन्होंने? कि हाइंस डिलेमा। ठीक है, तो ये इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है। अब ये हाइंस डिलेमा क्या था? ठीक है, एक व्यक्ति था हाइंस नाम का। ठीक है, तो काफी अच्छे से सुनना, इसे अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक व्यक्ति था हाइंस नाम का, जो व्यक्ति उस व्यक्ति की वाइफ जो थी वो ना हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब वो काफी बीमार थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि भैया ये कुछ मेडिसिन है, ये जाके आप फार्मेसी से लेके आ जाओ। ठीक है, अब वो गया फार्मेसी में, दवाई की दुकान पे गया। वहां पे उसने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, भैया, उन्होंने कहा आपके पास कम पैसे, हम इतने में नहीं देंगे आपको ये दवाइयाँ। तो अब उन्होंने हाइंस क्या करे, उसकी वाइफ है, अगर वो दवाई नहीं देगा तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, और वो क्या करे, उसका कोई ऑप्शन नहीं था। और उस शॉपकीपर ने उसे मना कर दिया कि भैया मैं नहीं दूंगा आपको दवाई, क्योंकि ये आपके पास पैसे हैं नहीं पूरे। तो वो क्या करता है, उसको धक्का देके और वो दवाइयाँ चोरी करके ले आता है। तो अब हाइंस के इस जो काम उसने किया था, इसी काम को जो कोलबर्ग था उसने अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। उन्होंने क्या बोला, क्या कुछ क्वेश्चंस बनाए इसमें। क्या उसे चोरी करना सही था? क्या उसे चोरी करनी चाहिए थी? हो सकता है उसे पुलिस पकड़ ले जाए। अगर उसकी वाइफ की जगह कोई और व्यक्ति होता तो क्या वो तब भी यही चीज करता? ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्या थे, कोलबर्ग ने उसके बाद उठाए। ठीक है, अब ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो उन्होंने उठाया, और इसी पे उन्होंने अपना पूरा नैतिकता का सिद्धांत बना दिया। ठीक है, तो इसमें उन्होंने सबसे पहले जो डिवाइड किया था, उन्होंने इसे डिवाइड किया 3 भागों में, और 3 भागों में डिवाइड करके उन्होंने इस चीज को बताया था कि कैसे कैसे आपकी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है आपकी, कौन सी स्टेज आती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर। अब भैया पूर्व परंपरागत स्तर में क्या चीजें कही जाती हैं, क्या चीजें बोली जाती हैं? अब जो छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटा बच्चा क्या करता है, जो भी सारा कुछ रहता है, मतलब वो अब तो अभी तो वो छोटा है, तो उसको जैसी चीजें बोली जाएंगी वो लगभग लगभग उन्हीं चीजों को समझेगा। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, या क्या उसे करना चाहिए, कैसा उसे करना चाहिए। मतलब एक तो छोटा होता है बच्चा, तो उसके अंदर क्या रहती है, अहम केंद्रिता वाली भावना भी रहती है। उसको गलत और सही में अंतर करना नहीं आता होता है, तो वो चीजों को मैं कैसे करूं उसे समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए इसको उन्होंने सबसे पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज में रखा था, पूर्व परंपरागत स्टेज में। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, अब मैं जैसे एक और चीज आपको पहले बताई थी, जैसे अगर मैंने बोल दिया ना, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएगी गला काट के ले जाएगी, तो बच्चे को ना ये वाली बातें सही लगने लग जाती हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्या पता हो। ठीक है, तो अब उसको पता तो है नहीं क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो अपने हिसाब से सारी चीजें सेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी कि दंड अभिमुखता। ठीक है, क्या आती है? दंड एंड आज्ञा पालक अभिमुखता, हिंदी में इसे बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालक अभिमुखता। अब जो आपका छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, उसको कुछ तो पता नहीं रहता, उसको समझ में नहीं आता क्या चीज सही है गलत है, तो उसके लिए वही चीज सही है या वही चीज गलत है, जिसमें या तो उसे सजा मिल रही है तो उसके लिए वो चीज गलत है, उसको डांट पड़ रही है, उसे मार पड़ रही है किसी चीज को मिलके, तो उसके लिए वो चीज क्या हो गई? गलत।
और अगर सही कब होगी वो चीज, जब उसके लिए कोई पुरस्कार मिल जाएगा, उसे उसके लिए कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो उसकी वो चीज क्या हो जाएगी, एकदम से सही हो जाएगी। ठीक है, ऐसा जनरली इसमें कहा जाता है। अब दूसरी बात आती है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। अब इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में क्या होता है भैया, योजना के हिसाब से। ठीक है, अब जो उसे लगेगा, जो उससे कहा जाएगा, वो वही चीज करेगा बस। ठीक है, जो उसे सही लगता है, जो उसे कहा जाएगा, वो उसी ही चीज को सही करेगा, वो बाकी चीजों को सही नहीं करेगा। तो इसे हम इस वे में कह सकते हैं, बच्चे को अगर आप कहो कोई चीज, क्या होता है ना, जनरली आप बच्चों से कहो आप मुझे ये दे दो, तो क्या पहले आप वो मुझे दो फिर मैं तुम्हें ये दूंगा। तो यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं यू डू दिस फॉर मी, दिस फॉर मी एंड I'll do that for you। अगर आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं उसके बदले में आपके लिए क्या करूंगा, वो चीज करके दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को इसने ऐसे बोला था क्या, कि बच्चे को इसमें योजना अभिमुखता यानी कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन के अंदर ये आता है। समझ गए इस बात को कि पहले वाले में क्या था, पनिशमेंट और ओबीडियंस, जो उसको जिसके लिए सजा मिली उसे वो चीज सही, वो गलत लगती है, जिसके लिए उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उसे वो चीज सही लग रही है। और इसमें इंस्ट्रूमेंटल में भैया जो बच्चे को सही लगता है वो ही करता है, वो सही लगेगा तो वो काम करेगा। मतलब आपने बोला, बच्चा फिर आपको कहने लग जाएगा यू विल डू दिस फॉर मी, आई विल डू दैट फॉर यू। अरे मैं टॉफी, आप बच्चे से बोलो एक गिलास पानी लेके आ जाओ, ठीक है, तो कहेगा ठीक है, आप मुझे क्या देंगे, उसके बाद जूस देंगे, तो वो कहेंगे हाँ, तो फिर वो पानी लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसी के अंदर आती हैं। तो इसके बाद अगला स्तर जो है, अगला स्तर है आपका कन्वेंशनल लेवल। अब कन्वेंशनल लेवल की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो कन्वेंशनल लेवल में जब बच्चा पहुंचता है तो वो जो भी सारी चीजें हैं उसको ज्यों का त्यों ले लेता है। मतलब बिल्कुल ही उसको लगता है अगर ये चीज बनाई गई है सोसाइटी ने, समाज ने, तो मुझे उसे एज इट इज ही क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, वो अपने गलत या सही में विभेद नहीं कर पाता, वो ना कोई उस बात के लिए तर्क रख पाता है, ना कोई उसे चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, वो अपना ऐसे ही कर लेता है, ठीक है, बिना तर्क या वितर्क के चीजों को। अब इसके अंदर एक और बात आती है गुड बॉय गुड गर्ल की। ठीक है, मतलब अब जो बच्चे हैं उनको क्या है ना, सोसाइटी के सामने, समाज के सामने बड़ा अच्छा लगता है अगर उनको कोई बोले कि यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, ऐसी चीजें बोली जाएं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और फिर वो वही काम करते हैं जिसके लिए उनकी सराहना की जाए। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज आ जाती है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, एक टीचर है क्लास में कोई, वो बार बार गुड बॉय और बैड बॉय जैसी बातें बोल रही है। ठीक है, तो वो किस कोलबर्ग के अनुसार वो कौन से स्तर की बात कर रही है या कौन से लेवल की बात कर रही है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप सीधे सीधे इसका आंसर लगाएंगे कन्वेंशनल लेवल, यानी कि परंपरागत स्तर की वो बात कर रही है। कौन से स्तर की, परंपरागत स्तर। ठीक है, परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल लेवल की वो बात कर रही है, जिसके अंदर गुड बॉय और गुड बॉय और गुड गर्ल वाली बातें जो वो कर रही है वो आ रही हैं। इसके बाद आता है सामाजिक अभिमुखता, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। सामाजिक अभिमुखता, अब भैया इसमें क्या आता है, अब जो समाज ने जो नियम, जो भी सारी चीजें सेट करके रखी हुई हैं, अब बच्चा उनको ही क्या मानता है, सही मान के चलता है। उन्हें लगता है ये चीजें बिल्कुल जो बनाई गई हैं, जो सारी चीजें बनी हुई हैं, वो सिर्फ मेरे लिए बनी हुई हैं और मुझे उनको मानना है। जैसे एक कोई बच्चा है, वो एक सवाल है इसी में, ठीक है, जैसे कोई एक बच्चा है, वो स्कूल में, कॉलेज में जाता है और वहां पर वो एक एंटी रैगिंग फॉर्म को भरता है। ठीक है, अब उस एंटी रैगिंग फॉर्म को उसने भरा, तो वो क्या करता है, खुद भी फॉर्म भरता है, दूसरे बच्चों को भी फॉर्म भरवाने को बोलता है और इस कानून को फॉलो करने के लिए बोलता है, या कोई दूसरे बंदे आते हैं उनसे भी बोलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इस कानून को मानना चाहिए।
ठीक है। तो इसमें सवाल कुछ ऐसे आ सकता है कि उसे जो लगता है सोसाइटी में जो भी रूल्स बने हैं वो रूल्स सही है और हमें उन्हीं का पालन करना चाहिए। तो ये आ जाता है कन्वेंशनल लेवल पे, यानी कि आपके परंपरागत स्तर में। फिर इसके बाद अगला आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर, क्या गया? उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन। अब पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या बोला, बच्चे को यही लगता था जो चीजें हैं बिल्कुल सही हैं, उसी के अकॉर्डिंग बनाई है, जैसा वो कहना चाहता है, जैसा वो करना चाहता है, वैसी सारी चीजें, मतलब जैसे सोसाइटी ने बना दिया वही सारी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या उसे पता चल गया है? भैया नहीं, अब जो रूल हैं उन रूल्स को बदला भी जा सकता है। जरूरी नहीं है जो रूल सोसाइटी ने बनाया हुआ है वो रूल को हम क्या करें? फॉलो करें। उन्हें क्या करा जा सकता है? बदला भी जा सकता है। ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जैसे कोई कर्नैल सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या सोचता है कि कोई भी बंदा टैक्स पे तो करता नहीं है ना? कोई भी बंदा टैक्स पे नहीं करता या फिर टैक्स की चोरी करता है, तो मैं भी टैक्स क्यों भरूं? तो मुझे भी टैक्स नहीं भरना चाहिए। हालांकि वो सही नहीं कह रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, वो सही नहीं कह रहा है, क्योंकि वो आपका काम है, यू हैव टू पे दैट टैक्स, ये ठीक है, यू शुड पे दैट टैक्स, आपको पे करना ही करना चाहिए। ठीक है। अब लेकिन उनको लगता है कि जब सारे तो इतने राजनेता मंत्री सब तो भ्रष्ट हैं, सब तो भ्रष्ट ही हैं, तो फिर मैं क्यों भरूं? मुझे भी नहीं भरना चाहिए। वो लोग तो इतना सारा कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी क्या नहीं करना चाहिए? नहीं भरना चाहिए टैक्स को। तो ये बात बोल दी थी किसने? आपके कर्नैल सिंह ने। तो ये आ जाता है आपका किसके अंदर? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर, यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है। इसी के अंदर फिर आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब ये क्या है? अच्छा बच्चों, तो अब मैंने बताया पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल और यूनिवर्सल एथिकल दोनों आते हैं। सोशल यानी कि सामाजिक अभिमुखता वाला आता है। इसमें मतलब क्या था? जो भी आपका बच्चा है, अब उसे पता है भैया जो भी आपके समाज ने रूल बनाए हैं, नियम बताए हैं, उनको क्या करा जा सकता है? बदला जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, झूठ बोलना पाप है वाला। अब भैया उसको नहीं, किसी की मदद के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। अब उसे पता है कि सोसाइटी ने जो भी नियम बनाए हैं वो उन्हीं को लेके बनाए हैं, उन्हीं को सोच के बनाए, तो हम उन नियमों को क्या कर सकते हैं? बदल भी सकते हैं। ठीक है। दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन, मतलब ये सार्वभौमिक है। इसको जो भी आपके नियम होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाए। देश बदलेगा तो भैया झूठ बोलना पाप यहाँ है तो वहां भी झूठ बोलना कहीं पे भी गलत है, चोरी करना कहीं पे भी गलत है, यहाँ गलत है तो कहीं और दूसरी कंट्री में भी वो गलत है। तो कुछ एथिक्स होते हैं जो आपके किसी भी देश काल या परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते, वो सही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। अब बात कर लें कुछ कोलबर्ग ने क्या क्या क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। नंबर एक बात मैंने आपको यही बता दिया था कि कोलबर्ग ने सीधे सीधे पियाजे के ही काम को आगे बढ़ा दिया था, जो पियाजे का एक नैतिकता का सिद्धांत है। ठीक है। अभी तो वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीआरटी की जब मैं प्रिपरेशन कराऊंगी बच्चों, DSSB पीआरटी की, तो मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि क्या होता है पियाजे का नैतिकता का सिद्धांत। सीटेट में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपको जबरदस्ती क्यों पढ़ना है। ठीक है। तो आपका जो कोलबर्ग ने उसी सिद्धांत को आगे बढ़ा दिया, कुछ नया उसमें ज्यादा किया नहीं उन्होंने अपना काम। दूसरा, उन्होंने ग्रुप में नहीं बताया कि ग्रुप में क्या नैतिकता के लिए होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ एक बंदे के हिसाब से बता दिया। और क्या किया उन्होंने? स्टडी तो ज्यादा करी नहीं उन्होंने, क्या जो पुरुष थे मतलब स्त्रियों के उसमें हिसाब से उन्होंने कहा नहीं, एक हाइंस नाम का जो व्यक्ति था उसी के हिसाब से उन्होंने कह के उस थ्योरी को पूरा बना दिया। यानी कि स्त्री वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया नहीं, स्त्री के हिसाब से उन्होंने कहा ही नहीं। ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है? क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज के लिए। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे अगली थ्योरी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए।
और सीखते रहिए, समझते रहिए और सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए। तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरी CDB की वीडियो डेली 6 बजे आती है, मंडे टू सैटरडे, आप इसे देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, सीखते रहिए। सीटेट को कैसे क्वालिफाई करना है इसके लिए तुरंत लग जाइए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।